नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम महिला रचनाकारों को देखने वाले हैं। यूपी पीजीटी की परीक्षा में महिला रचनाकारों से कुल 3 प्रश्न देखने को मिले थे, जिसमें 2 प्रश्न तो महादेवी वर्मा से देखने को मिले थे और एक प्रश्न था जो कि आत्मकथा पूछी गई थी, जो कहा नहीं गया। इस आत्मकथा की लेखिका कौन है, ऐसा प्रश्न बना था, जिसमें विकल्प में थी कुसुम अंचल, पद्मा सचदेव, मैत्रेयी पुष्पा और कृष्णा अग्निहोत्री। तो जो चारों विकल्प थे उनको भी साथ में देखने चलेंगे। यानी इस क्लास में हम जो भी महत्वपूर्ण महिला रचनाकार हैं, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं या जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनकी रचनाओं को पुरस्कार मिल चुके हैं, उन्हें देखते हुए चलेंगे। तो पूरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप जीडीसी परीक्षा दे रहे हो या यूपी टीजीटी की परीक्षा देने वाले हो, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास को अच्छी तरीके से देखिए और कोशिश करिएगा कि आप नोट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा। क्लास को सुनते हुए आप काम भी कर सकते हैं अपने। क्लास को केवल सुनना है और अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं महादेवी वर्मा को। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में और इनका निधन हुआ था 1987 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद और माता थी हेमरानी देवी। इनके उपनाम है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है, रहस्यवादी कवित्री भी कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है, छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। इनकी प्रथम कविता की बात करें तो वो थी दिया, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह था निहार, यह भी 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रचनाओं की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे काव्य रचनाएं। काव्य रचनाओं में सबसे पहले है निहार 1930। इसमें 47 कविताएं संकलित हैं। इसमें रहस्यवाद एवं वेदना से संबंधित कविताएं हैं और इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें कुछ प्रमुख गीत हैं जिनके नाम है विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार। आंसू को याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है और यहाँ पर महादेव वर्मा की भी एक कविता है, गीत है आंसू। ठीक है, रश्मि को देख लेते हैं। रश्मि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, काव्य संग्रह है जिसमें 35 कविताएं संग्रहित की गई हैं। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन की प्रधानता है। जीवन, जगत, माया आदि दार्शनिक विषयों से संबंधित कविताएं इसमें संग्रहित की गई हैं। अगला इनका काव्य संग्रह है नीरजा 1935 ईस्वी, जिसमें 58 गीतों का संग्रह किया गया है और सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित हुआ था, 35 गीतों के साथ संकलित करके। वहीं बात करते हैं यामा की, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा एवं सांध्य गीत में संकलित कुल 185 कविताओं का संकलन किया गया और इसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपशिखा की बात करें तो यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई 51 गीतों के संकलन के साथ। अधिकांश कविताएं दीपक से संबंधित है और दीपक यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है। सप्तपर्णा की बात करें 1960 ईस्वी में प्रकाशित है। वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद किया गया है। एक रचना है इनकी हिमालय 1963 ईस्वी में प्रकाशित है। राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन है और इसमें इनकी केवल 2 कविताएं संकलित की गई हैं। संधिनी की बात करते हैं 1965 ईस्वी में है, 65 गीत संग्रहित हैं। आयाम की बात करें तो 1984 ईस्वी में है। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किया गया है और अग्निशिखा है 1990 ईस्वी में। सब मिलाकर इनके गीतों की संख्या 236 है, यह भी याद रखिएगा। बात करते हैं इनकी अन्य रचनाओं की, जैसे संस्मरण और रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 11 संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रहित हैं। सभी के नाम देखेंगे क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है रामा, दूसरा घीसा, बाल विधवा, बिंदा, वेश्या की पुत्री, अलोपी, साबिया, बिट्टो, बदलू, विधवा माता और लक्ष्मा। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में प्रकाशित है, जिसमें 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रहित किए गए, जिसमें ठकुरी बाबा, यह परीक्षा में पूछा जाता है, चीनी फेरी वालों, वस्त्र विक्रेता, भक्तिन, निर्धन गृहवधू, मुन्नू की माई, दो कुली, बिबिया धोबिन, मूक ममतामयी माँ, ये 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रहित हैं। पथ के साथी की बात करें 1956 ईस्वी में है, 11 संस्मरण इसमें संग्रहित किए गए हैं और यहाँ से प्रश्न बनता है। दद्दा गुप्त जी को इन्होंने कहा है। निराला भाई, स्मरण प्रेमचंद,
सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रणाम नाम से इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया है। पुण्य स्मरण गांधी जी से संबंधित है। सियाराम शरण गुप्त, राजेंद्र बाबू, जवाहर भाई, संत राजर्षि, पुरुषोत्तम दास टंडन से संबंधित है। इसमें से प्रश्न बनता है कि इसमें से किसका संस्मरण शामिल नहीं है, तो इन सभी को याद रखिएगा 11 के 11 को। अगली रचना है इनका मेरा परिवार, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह 7 संस्मरण इसमें है। नीलकंठ जो कि मोर है, परीक्षा में पूछा जाता है। दुर्मुख, निक्की रोजी और रानी, गौरा, नीलू, सोना और गिल्लू। स्मृति के चित्र है 1973 ईस्वी में, यह एक संस्मरण है। निबंध संग्रहों की बात करें तो इनके निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी, क्षणदा 1956 ईस्वी, साहित्यकार की आस्था 1965 ईस्वी, संकल्पिता 1968 ईस्वी और भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, जिसमें चांद, महिला और साहित्यकार पत्रिकाएं हैं। महादेव वर्मा के बारे में विद्वानों के कुछ कथन देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र का ये कहते हैं कि जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है यह, इसे नोट कर लीजिएगा। शुक्ल जी कहते हैं छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। वहीं बच्चन सिंह जी कहते हैं अंधेरे से जूझती हुई निष्कंप दीपशिखा। महादेव वर्मा के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सुभद्रा कुमारी चौहान को, जिनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर प्रयागराज में। इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं तो इनकी प्रथम कविता है नीम, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखती थी और झांसी की रानी पर लिखित इनकी कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। चर्चित कविताएं हैं झांसी की रानी की समाधि पर, जलियांवाला बाग में बसंत, स्वदेश के प्रति झंडे की इज्जत में, वीरों का कैसा हो बसंत। काव्य संग्रहों की बात करें तो मुकुल 1931 ईस्वी में है, त्रिधारा 1931 ईस्वी में है। इनकी प्रथम कहानी है भग्नावशेष, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रहों की बात कर लेते हैं तो बिखरे मोती 1932 ईस्वी में, जिसमें 15 कहानियां संग्रहित हैं। कहानियों के नाम है पाटी पेप, भग्नावशेष, होली, मजली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, महुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध और ग्रामीण। दूसरा कहानी संग्रह इनका है उन्मादिनी, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 9 कहानियां हैं। उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वेश्या की लड़की। अगला इनका कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र, जो कि 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 14 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें कहानियां हैं रूपा, कैलासी नानी, बी आल्हा, कल्याणी, दो साथी, राही बहुत ही प्रसिद्ध है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तांगेवाला, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, कान के बूंदे, हींग वाला, गुलाब सिंह और 3 बच्चे। इनके संबंध में एक कथन देख लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का एक कथन है, सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही सरलता है, वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये कहा था इन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इसके अलावा मिला तेज से तेज नाम से सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान ने इनकी जीवनी लिखी थी। अब हम देखते हैं उषा प्रियंवदा को। इनका जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में कानपुर में। इनके कहानी संग्रह है वापसी 1960 ईस्वी, जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ईस्वी में, फिर आया बसंत 1961 ईस्वी में, कोई दूसरा नहीं 1961 ईस्वी में और कितना बड़ा झूठ 1963 ईस्वी में। चर्चित कहानियों में इनकी कहानी रही है वापसी, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ध्यान दीजिएगा, ये स्वतंत्र कहानी 1958 में प्रकाशित हुई है, लेकिन कहानी संग्रह 1960 में है। और मछलियां 1972 ईस्वी में।
वापसी कहानी जो है वह अकेलेपन की पीड़ा का चित्रण इसमें देखने को मिलता है और यह वृद्ध विमर्श से संबंधित कहानी है। इसमें जो पात्र हैं वो है गजाधर बाबू, जो रिटायर होकर घर लौटते हैं और इनके माध्यम से नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और नैतिक पतन को दिखाया गया है। और अन्य पात्र हैं नरेंद्र, बसंती, अमर। मछलियां कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, समकालीन विडंबनाओं का चित्रण इसमें देखने को मिलता है, जिसमें पात्र हैं नटराज, नयनतारा, विजय, जिसका पूरा नाम विजय लक्ष्मी है। उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000, भया कबीर उदास, यहाँ पर होगा भया, भया कबीर उदास 2007, नदी 2013, अल्प विराम 2020। अल्प विराम को याद रखिएगा, बहुत जल्दी की ही रचना है तो पूछी जा सकती है परीक्षा में। कृष्णा अग्निहोत्री की बात कर लेते हैं। जन्म हुआ था इनका 1934 ईस्वी, नशीराबाद, अजमेर, राजस्थान में। कहानी संग्रहों की बात करें तो टिनके घेरे हैं 1970, गलियारे 1974, याही बनारसी रंगबा 1983, जिंदा आदमी 1986, जय सिया राम 1993, सर्पदंश 1997। कमेंट करके बताइएगा सर्पदंश और किसकी रचना है। अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001, यह क्या जगह है दोस्तों 2007 में है, जीना मरना 2010 में है, मान भी जा सांझी 2013 में है, कठे जाड़ा 2005-15 में है, उड़ाने ऊंची ऊंची तथा अन्य कहानियां 2016 में, एक पाती ऐसे भी 2019 में और समानांतर 2023 में। समानांतर को याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही नई रचना है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि 2023 या 24 तक की कहानियां या उपन्यास जो भी इन्होंने लिखे हैं उसको शामिल कर पाऊं क्लास में। उपन्यासों की बात करें तो बात एक औरत की 1974, टपरे वाले 1976, बौनी परछाइयां प्रकाशित हुआ था 1984 में, कुमारिकाएं 1976 में, अभिषेक 1984 में, नीलोफर 1998 में प्रकाशित हुआ, मैं अपराधी हूँ यह उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ, बित्ता पर की छोकरी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, 2007 में प्रकाशित हुआ, नानी अब मान जाओ 2008 में प्रकाशित हुआ, पुरवाई 2018, हरिप्रिया 2019, मंगलम 2022 और पंचम की फेल 2022। इन्हें याद रखिएगा, पुरवाई, हरिप्रिया, मंगलम और पंचम की फेल, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा। इन्होंने आत्मकथा लिखी है, दो आत्मकथा है इनकी, लगता नहीं है दिल मेरा 1997 में और औरत 2010 में। इन्होंने एक रिपोर्टाज लिखा, भीगे मन रीते तन। अब देखते हैं मैत्रेयी पुष्पा को। इनका जन्म हुआ था 1944 ईस्वी में अलीगढ़ में। कहानी संग्रह है इनके, चिन्हार 1991 में प्रकाशित हुआ, ललमनिया 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और गोमा हस्ती है 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह पूछा जा चुका है। अन्य उपन्यासों में देखें तो स्मृति दंश है 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदम न मम 1994, चाक 1997, झूला नट है 1999 में और अलमा कबूतरी है सन 2000 ईस्वी में। इसके अलावा अगन पाखी है सन 2001 में, विजन प्रकाशित हुआ 2002 में, कहे ईश्वरी फाग 2004 में प्रकाशित हुआ, तिरियाहट 2005 में प्रकाशित हुआ, गुनाह बेगुनाह 2011 में, फरिश्ते निकले 2014 में और नमस्ते समरथ ये 2021 में प्रकाशित हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। इदम नमम उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने बुंदेलखंड के परिवेश एवं ग्रामीण समाज का जीवंत चित्रण किया है। बुंदेलखंड की जुझारी स्त्रियों का संघर्ष भी उपन्यास में चित्रित किया गया है। चाक और झूला नट में कृषि से संलग्न जाट समुदाय के जीवन का चित्रण किया गया है। वहीं अलमा कबूतरी उपन्यास की बात करें तो इसमें बुंदेलखंड में बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन संघर्ष का चित्रण मिलता है। उपन्यास में जरायम पेशा में संलग्न कबूतरा जाति तथा तथाकथित रूप से समाज में सभ्य कहे जाने वाली कज्जा जाति के मध्य संघर्ष, पीड़ा व अपमान का चित्रण किया गया है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसे याद रखिएगा। फरिश्ते निकले में बेला बहू के वृत्तांत के माध्यम से अनेक स्तरों पर बदलते ग्रामीण भारत का अंकन किया गया है। इन्होंने अपनी लेखनी आलोचना विधा में भी चलाई है। खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो और तब्दील निगाहें 2012 में प्रकाशित हुआ था। यह इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आत्मकथा इन्होंने 2 लिखी थी, कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में।
अब देखते हैं कुसुम अंचल को, जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका हैं, जिससे पीजीटी की परीक्षा में प्रश्न बना था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में अलीगढ़ में। और इनके उपन्यासों की बात कर लेते हैं तो इनके उपन्यास हैं उदास आंखें 1975, नीम का पत्थर 1976, उसकी पंचवटी 1976, पुस्तक 1979, अपनी अपनी यात्रा याद रखिएगा 1985 में, एक और पंचवटी 1985 में ही है, रेखाकृति 1989 में, तापसी 2003 में, परछाइयों का समय संसार 2017 में, परछाइयों का समय संसार इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आत्मकथा है जो कहा नहीं गया 1996 में, और कहानी संग्रह है मेरी दृष्टि तो मेरी है 2018, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं हम नासिरा शर्मा को, जिनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1948 को प्रयागराज में। इनके कुछ उपन्यासों को देखते हैं, जैसे कि सात नदियां एक समंदर प्रकाशित हुआ था 1984 में, सालमली 1987 में, अजनबी जजीरा 2012 में, और ठीकरे की मंगनी 1989 में। ये पूछा जा चुका है। कागज की नाव 2014 में, और इसे व्यास सम्मान मिल चुका है। जिंदा मुहावरे 1993 में, अक्षयवट 2003 में, और कुइयां जान 2005 में। जीरो रोड 2008 में, पारिजात 2011 में, दूसरी जन्नत 2018 में, और अल्फा बीटा गामा 2022 में। इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा गामा उपन्यास है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में है। और पारिजात के लिए 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। कहानी संग्रहों की बात करें तो इनके कहानी संग्रह हैं सामी कागज 1980, पत्थर गली 1986, संगसार 1993 में, इब्ने मरियम 1994 में, सबीना के 40 चोर पूछा जा चुका है परीक्षा में तो इम्पोर्टेंट होता है 1997 में, खुदा की वापसी 1998 में, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा 2002 में, गलियों के शहजादे यह भी इम्पोर्टेंट है 2019 में ही है तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आलोचना विधा में इनकी एक रचना है औरत के लिए औरत, और यात्रा वृत्तांत है जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003 में। आगे बढ़ते हैं और ममता कालिया को देखते हैं। इस साल ममता कालिया बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में वृंदावन में। इनके उपन्यास हैं बेघर 1971 ईस्वी, नरक दर नरक 1975 ईस्वी में, प्रेम कहानी 1980 में, साथी 1987 में, और लड़कियां 1987 में, एक पति के नोट्स 1997 में, दौड़ 2000 में, दुखम सुखम 2009 में, अंधेरे का ताला 2009 में, सपनों की होम डिलीवरी 2016 में इम्पोर्टेंट है, और कल्चर वल्चर 2017 में, यह भी महत्वपूर्ण है। बेघर उपन्यास में यौन सुचिता की पवित्रता के संस्कार से बद्ध पुरुष द्वारा उपयुक्त कसौटी पर खरा न उतरने पर प्रेमिका को छोड़कर अन्य स्त्री से शादी करने की कथा कही गई है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास में आईएएस अधिकारी और उसकी व्याख्याता पत्नी के पारिवारिक संबंधों का चित्रण किया गया है। उच्च अधिकारी पति के सामंती संस्कार से मुक्त न हो सकने का भी अंकन किया गया है। कहानी संग्रहों की बात करें तो इनका कहानी संग्रह है छुटकारा 1969 ईस्वी, सीट नंबर 6 1978 ईस्वी, एक अदद औरत 1978, और प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी में इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है, मुखौटा 2002 में, निर्मोही 2006 में, खुशकिस्मत 2009 में, और थोड़ा सा प्रगतिशील 2014 में। इसकी विधा पूछी जा सकती है। थोड़ा सा प्रगतिशील देखने पर कोई आलोचना या निबंध लगता है, लेकिन है यह कहानी संग्रह। ठीक है, इनकी ज्यादातर कहानियां स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित है, और इसी साल इन्हें सन 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना जीते जी इलाहाबाद, जो कि 2021 में प्रकाशित हुआ था, संस्मरण है यह। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2025 का। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। कुछ महिला रचनाकार जो बच जाती हैं उन्हें हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।